हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार भाइयों। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, एमआर सर की क्लास भी होगी मेरे बाद। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। चलिए, अब फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। लास्ट वाली क्लास में कहां तक करवाया था, कोई मुझे बता सकता है क्या। लास्ट वाली क्लास में कहां तक करवाया था बेटा, कोई बताएगा क्या। बताइए। लास्ट वाली क्लास में लास्ट रिएक्शन क्या थी बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था कि फिनोल जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, राइट। यस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी काम की बात सुन लो। यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट करवाया था और मैंने ये भी बोल दिया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं फिनोल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं फिनोल। अब जरा मेरी बात सुन लीजिएगा भाई। अब देखो भाई, और मैंने रीजन भी बताया था क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, रीजन भी बताया था क्यों नहीं देते हैं। अब मैं कमेंट बॉक्स बंद कर रहा हूं, काम की बात पे आते हैं फटाफट। आज की जो भी, मतलब एक तरीके से कह लो आप, आज का जो रिएक्शन होगी ना, बेसिकली मैं 3 नेम रिएक्शन करवाऊंगा। और तीनों नेम रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले मैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन भाई, शॉर्टन भाई, थोड़ी सी मुझे इसकी स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी। बाउमान, हाँ, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन का होती है, जरा देखिए भाई। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन का होती है, जरा समझिएगा इसको। ठीक है, अब बात समझ गए, अब हम समझ गए। अब बेसिकली शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कुछ और रिएक्शन नहीं है, ये एस्ट्रिफिकेशन है। क्या है बेटा, ये एस्ट्रिफिकेशन है ये। ठीक है, अब ये वहां पर कैसे होती है जरा समझना। फिनॉल, यानी फिनॉल क्या होता है हमारे पास, ये ग्रुप। ठीक है, OH। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद, ऑन रिएक्शन विद, देखना भाई, एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स और एसिडिक एनहाइड्राइड्स। ठीक है भाई, गिव्स एस्टर एंड this reaction and this reaction is known as shorten बाउमन रिएक्शन। फटाफट अंग्रेजी लिखिए भाई, फटाफट लिखिए भाई अंग्रेजी। फटाफट भाई, यहां पर एक और भी लगा लेना भाई, ऐसे करके, एसिड्स विद एसिड्स और एसिड हाइलाइट्स और एसिडिक एनहाइड्राइड, ऐसे करके, और एसिड्स। जैसे जैसे हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शन थी ना, सेम टू सेम वैसी रिएक्शन है, सेम टू सेम वैसी रिएक्शन है। अब मेरी बात समझना भाई, छोटी सी इंपोर्टेंट। ठीक है, मैं एक हिंट समझा रहा हूं समझाने के लिए, कि ताकि आप लोगों को याद रहे। these reaction these reactions are called, these reactions are similar of the reaction
ऑफ एल्कोहल, ठीक है भाई, विद एसिड हैलाइड्स एंड एसिडिक एनहाइड्राइड्स। अरे भाई गिर गया। एनहाइड्राइड्स। अब जरा भाई फटाफट आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया क्या? आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया क्या? मैं आप लोगों से 3 रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है? आप लोगों को मैं 3-4 रिएक्शन करवाऊंगा और उस रिएक्शन के बाद आपको सारी बातें समझनी है, ठीक है? जैसे भाई मैंने आप लोगों को एक रिवीजन करवाया, ठीक है? रिवीजन क्या था? वो कुछ केमिकल रिएक्शन का रिवीजन था भाई, ठीक है? कुछ केमिकल रिएक्शन का रिवीजन था। अब इस रिवीजन जो इसको एकदम देखकर समझ जाएगा उसको शॉर्ट एंड बेमोर रिएक्शन 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। मान लीजिएगा मैंने लिया CH3 CH2OH और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड से, और यहां पर आपको याद होगा रिएक्शन रिवर्सिबल थी और एसिड की प्रेजेंस में होती थी। सेम टू सेम मैंने ऐसे भी करवाया था कि भाई आपके पास एल्कोहल होगा CH3 CH2OH, आप रिएक्शन करोगे किसके साथ भाई? CH3 CO और यहां पर Cl के साथ, ठीक है? यहां पर जो हमारे पास होता था भाई सॉल्वेंट वो पिरिडीन होता था। 1 मिनट देना भाई। बैक स्लाइड तो हो गया, पहले दोनों रिएक्शन करो भाई। लो बैक स्लाइड कर दिया भाई, बैक स्लाइड कर दिया, बैक स्लाइड कर दिया। भाई कल आपका टेस्ट है क्या ये बताओ पहले मुझे। कल आपका टेस्ट है क्या ये बताओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कल टेस्ट है क्या? मैं ना अब सोच रहा हूं कि हमारी जो प्रिपरेशन है ना उसको और एग्रेसिव रूप में चलाया जाए। संडे को 3-4 अच्छा बोर्ड टाइप का टेस्ट है, चलो कोई नहीं। जब भी फ्री होंगे ना आप तो या तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, हालांकि रिकॉर्डेड तो मुझे अभी वो भी कवर करना है आपका क्या बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव वाला, मैंने पार्ट 1 भेज दिया, पार्ट 2 भेजूंगा अब 2-3 दिन में, ठीक है? पूरे के पूरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करवाने का मैं सोच रहा हूं कि एक लाइव लेक्चर ले लें 4-4 घंटे का संडे संडे। अब देखो भाई उसमें आपका हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इधर देखो बेटा, ये रिएक्शन है और एक मैंने लिया है CH3 CH2OH प्लस के CH3 COO C डबल, मतलब ऐसे था ये O C डबल बॉन्ड O और CH3। आपको याद होगा ये सारी रिएक्शन आप लोग कर चुके हो और आपने एक ही काम किया था कि भाई अल्कोहल का H और भाई ये OH, अल्कोहल का H और ये Cl, अल्कोहल का H और ये ग्रुप अलग, ठीक है? अल्कोहल का H और ये अलग। तो यहां पर प्रोडक्ट बनता था हमारे पास क्या भाई? एस्टर। और वो एस्टर क्या होता था जरा ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, जब अल्कोहल का O और CH2 CH3 एक ये बनता था प्लस के वाटर। यहां पर क्या बनता था बेटा जी? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर O CH2 CH3 प्लस के HCl। फिर यहां पर देखो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास O CH2 CH3 और एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका? एसिड का। और आपको पता है कि एसिड और अल्कोहल फिर से दोबारा रिएक्शन कर लेंगे, यानी इसके साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। तो हम यहां पर एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लेते थे CH3 CH2OH और H इसको देकर यहां पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल इसके और एक H2 ऐसे निकलता था। आप मुझे बताइए ये रिएक्शन याद आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? क्या आप लोगों को ये रिएक्शन याद आ गई बेटा? यस और नो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड लेडाज, गधे और गधैयाओं, क्या ये रिएक्शन याद आ गई? हमें अल्कोहल वाला पार्ट करवाया था, अल्कोहल में करवाई थी ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म, है ना?
अल्कोहल में कराई थी ये रिएक्शन सेम टू सेम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस यही चाहिए था। डन। अब मैं ये कह रहा हूं कि सेम यही रिएक्शन है। मैंने लिखा है कि दीज रिएक्शन आर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड और एसिड हैलाइड और एसिडिक एनहाइड्राइड। बस फर्क यह होगा कि यहां पर फिनोल है। अब यहां पर देखो भाई, ये रिएक्शन किस क्या होगी जरा देखो। आपके पास एक फिनोल है, आप फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? CH3COH के साथ। क्या बनेगा मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा कि भाई एक मैंने फिनोल लिया, सेम CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसके साथ क्या बनेगा नहीं पता मुझे। मैं तो तुमसे सोच रहा था कि तुम बताओगे भाई। मुझे अगर इतनी बड़ी बात पता होती तो फिर अलग ही बात थी। ठीक है, बेटा हिंदी में पढ़ा तो रहे हैं, हिंदी में पढ़ा तो रहे हैं, क्या दिक्कत है? नोट करिए भाई फटाफट। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, आप यहां से H और यहां से OH, यहां से H यहां से Cl हटाओगे तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बन जाएगा भाई ऐसे, OC डबल बॉन्ड OCH3, OC डबल बॉन्ड OCH3। यहां पर बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा और यहां पर बाय प्रोडक्ट HCl बन जाएगा। बस ये फर्क है। अच्छा स्पेस नहीं छोड़े थे क्या तुम? कोई बात नहीं, उसके नीचे लिख लो और कोमा करके लिख लो कि इनको शॉर्टन बोमन रिएक्शन कहते हैं। फिनोल में CH3CO ग्रुप या RCO ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराना या फिनोलिक एस्टर को बनाना, या फिनोलिक एस्टर को बनाना शॉर्टन बोमन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, फिनोलिक एस्टर को बनाना शॉर्टन बोमन रिएक्शन कहलाता है। किस किस के सारे करेक्ट है भाई? किस किस के सारे करेक्ट है भाई? हाँ तुम्हारा चैट पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो भाई आगे, ये तीनों रिएक्शन रिवीजन था और ये बिल्कुल उसी के जैसी रिएक्शन थी, सेम टू सेम। अब भाई अगर आपको मान लो मैकेनिज्म समझना है, क्या समझना है? मैकेनिज्म समझना है। तो भाई देखो मैकेनिज्म मैंने पहले बताया हुआ था ऑलरेडी अल्कोहल वाले पार्ट में, तो सेम वही मैकेनिज्म है, सेम वही मैकेनिज्म है, सेम। ठीक है, अब जरा देखो भाई अगली, हमारे पास एक कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड, ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है ये वाला। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके ऑर्थो पे अगर हम OH लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ये हमारे पास कॉमन नेम है बेटा। वैसे तो आप समझ जाना, इसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं अगर हम IUPAC करेंगे तो। ठीक है, IUPAC करेंगे तो। अब जरा देखो बेटा एक चीज, अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराऊं, देखो ध्यान रखना है, CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये शॉर्टन बोमन जैसी रिएक्शन है, सेम टू सेम। और भाई हमने कैटलिस्ट ले रखा है H2SO4। भाई रिएक्शन मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये बिल्कुल उसी की जैसी रिएक्शन है। ठीक है, आप मुझे बताओ यहां पर क्या बनेगा?
आप यहां पर क्या बनाओगे, ध्यान रखना है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ऐसा तो कर नहीं सकते हम, ध्यान रखना है COOH कि यहां से हम O और H मतलब H हटा दे, OH हटा दे और इनको जोड़ दे, क्योंकि हमें पता है कि 4 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, 4 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, इसीलिए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो नहीं होगी, ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो नहीं होगी। अब ये रिएक्शन क्या होगी बेटा कि भाई जरा देखो, एसिड जो है एसिडिक एनहाइड्राइड से नहीं, बट फिनोल जो है OH वाला पार्ट इससे रिएक्शन कर सकता है, तो ये तो आपको रखना है सेम, इसको छेड़ना नहीं है, ये तो रख लो आप सेम, और ये OH में से H जाता है, आपको याद होगा, और फिर ये ग्रुप इससे लग जाता है, फिर एक और मॉलिक्यूल आएगा वो यहां लग जाएगा और वाटर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट आपको ऐसे बना लो भाई, COOH और भाई C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, और ये एक दवाई होती है जिसका नाम होता है एस्पिरिन, जिसको पैरासीटामोल भी कहते हैं, ठीक है, एस्पिरिन। भाई बताइए किस किस को ये लॉजिक समझ में आ गया, सेम वही रिएक्शन है, अलग नहीं है, यस और नो? हाँ, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट CH3COH बनेगा ना बेटा, देखो बाय प्रोडक्ट अगर CH3COH और बनेगा तो इसका एक और मॉलिक्यूल आएगा फिनोल का, वो उस पर अटैक कर देगा, तो कहने का मतलब ये होगा कि आप इसके 2 ले लेना, इसके 2 कर देना और फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेना, ठीक है, कहानी ये है। बाय प्रोडक्ट एस्पिरिन, याद रखना है एस्पिरिन, एस्पिरिन रिएक्शन का नेम वही है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन ही है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। हाँ, 2 मोल बनेगा बेटा, वाटर एक ही बनेगा, ठीक है, रिपीट करवा रहा हूं, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, टेंशन ना लो, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लो आप, फिर आपको रोगे नहीं। मान लीजिएगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जरा देखो भाई, COOH OH मैकेनिज्म देखना, यहां पर मैंने लिखा है CH3 CO O C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ये यहां पर अटैक करेगा जैसे हर बार कर रहा था लास्ट वाली क्लास में भी, ऊपर जाएंगे, अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं और ये ग्रुप बाहर निकल जाता है। आपको याद होगा पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते थे, फिर हम ये चेक करते थे कि भाई कोई वीक बॉन्ड तो नहीं है, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता था या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता था उसको तो मेंटेन कर लेते थे, पर दूसरे बॉन्ड को हम तोड़ देते थे बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, कोलबे रिएक्शन अभी नहीं बेटा, कोलबे रिएक्शन अभी आएगी, COOH ये तो मेंटेन सेम रखा। अब आप समझिए जब ये ग्रुप निकलेगा ऑक्सीजन भी क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहां से H प्लस भी हटेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले O यहां पर लगाया आपने, फिर जब इस पर अटैक करोगे तो C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। जब ये ग्रुप बाहर निकल रहा होगा तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल किसका बना होगा भाई, CH3 COO, मतलब इतना ग्रुप बाहर, H उधर से लग गया, एसिटिक एसिड। अब दोबारा देखो, फिर से दोबारा से क्या हुआ होगा बेटा कि हमारे पास सैलिसिलिक एसिड फिर से आया होगा, अब इसने क्या काम कर दिया भाई, इस पर अटैक कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई,
COOH, COH मतलब CO माइनस और OH, और क्यों, सॉरी ऑक्सीजन भी तो है। अब जहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये अपना H प्लस दे देगा और इस ऑक्सीजन पर एक और H लग जाएगा, क्योंकि हमें एक बात का पता होना चाहिए भाई, हमें इस बात का एक बात पता होना चाहिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा, अनस्टेबल, तो यहां से H प्लस चला जाएगा जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाए और वो H प्लस ऊपर चला जाएगा OH के साथ। अब जरा देखो बेटा, हमें एक बात पता है, एक इतिहास की बात पता है, वो क्या है, एक कार्बन पर, ध्यान रखना है, एक कार्बन पर कभी भी दो OH ग्रुप नहीं लगते, दो OH ग्रुप नहीं लगते, वो सिर्फ कभी एक एक दो केस है जहां पर लगते हैं, अदरवाइज बहुत आसानी से एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं लगते। अगर कभी भी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप लग जाए तो आप वहां से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना, और जब आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे तो जो बचा हुआ भाग है उसको लिख देना भाई, फिनो बेंजीन रिंग, कार्बोक्सिलिक, O, C डबल बॉन्ड O और CH3। भाई और बहनों में एक ही बात कहना चाहूंगा, इसका मैकेनिज्म इतना स्टेबल नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है। बेटर तरीका ये रहेगा, ध्यान रखना है, बेटर तरीका ये रहेगा, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो भी बढ़िया है, नहीं कर लिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म नहीं करना है, वो तो एक दो बच्चा मैकेनिज्म कह रहा था तो मैंने करवा दिया। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिन रिएक्शन के लिए मैं मैकेनिज्म बोलूंगा उन्हीं के लिए आपको याद रखना है, और वो हमेशा कहां पर यूज होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। कार्बोकटायन वाले इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, या फिर कोई बहुत बड़ी नेम रिएक्शन हो जिसका स्कूल में पूछ सकते हो, उसका मैकेनिज्म इंपोर्टेंट होता है। अदरवाइज मैं जितनी ट्रिक बताता हूं उसमें ही आपको टाइम बचाना है। आपको पता है कि नीट के पेपर में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है बस। ये नोट करने के बाद मैं बैक स्लाइड पे आऊंगा वापस से, पहले इसको नोट करिए भाई फटाफट। अगर हाँ अगर देखो आपको समझ में आ गया, यहां पर समझ में आ गया, यहीं पर समझ में आ गया, आप लॉजिक बस यहां पर आप लॉजिक लिख लेना, ठीक है, यहां पर बस आप लॉजिक लिख लोगे, यहां पर नोट पॉइंट। अबे यार अपने आप से बात करो, अपने आप से बात, सिंपल सी तो रिएक्शन है। जैसे मैं पढ़ाई करता था मैं अपने आप से बात करता था क्योंकि मुझे ही उसका आंसर मिलना होता था। सिंपल सी तो रिएक्शन है, ये कुछ अल्कोहल या फिनोल, अल्कोहल फिनोल और एसिटिक हाइड्राइड जैसी रिएक्शन लग रही है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो जाओ शॉर्टन बोमन की स्पेलिंग देखने तो भाई भूल गया मैं, SCHO। अपने आप से बात करो, सब्जेक्ट आपको अपने आप समझाएगा। अबे यार सिंपल सी तो रिएक्शन है, ये कुछ अल्कोहल फिनोल और एसिटिक एसिड की रिएक्शन लग रही है। ओ भाई साहब ये तो सिस्टम लग रहा है बिल्कुल। ठीक है तो भाइयों शॉर्टन बोमन रिएक्शन आपकी हो गई।
नहीं बेटा, स्कूल अगर तुम ये नोट पॉइंट तुम्हारे लिए है, सिर्फ ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। स्कूल वालों के सामने लिखेगा ना तो पहले पता क्या कहेंगे, अच्छा हम तुम्हारे यार हैं। कभी वो कहेंगे राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन शॉर्ट एंड वार्म रिएक्शन और द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, देन पता क्या कहोगे, ओ यार सर, ओ यार मैडम। भाई एक बार की कहानी है, मैं ना क्या होता था, एक बार 9th क्लास 10th क्लास में जब मैं पहले कहीं पढ़ा था, मैं और राजवंत, ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था कि हम लोग कभी 9 10 तो पढ़ाए नहीं, तो एक बार 9th क्लास वाले और 10th क्लास वाले जो टीचर थे वो किसी कारण एब्सेंट हो गए, और भाई हम पढ़ाते थे 11वीं 12वीं, ड्रॉपर जेई है भाई, जेई नीट वाले। तो हम एक्चुअली चला गया मैं, और भाई मैं इतना ना ऐसा इंसान था कि मुझसे पढ़ाया नहीं जाता था। मतलब कोई ये कहे ना कि जो एसिड देता है वो, जो H+ देता है वो एसिड, और जो बेस जो जो स्पीसीज OH- देती है वो बेस, तो बच्चे उसमें कूद जाते थे। सर समझ में आ गया सर, ये होता है एसिड, हाँ ये होता है बेस, सही कह रहा हूं सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और हमें लगता है थोड़ा मजाक में, कदों भी समझाया भी नहीं है, बस बोला ही तो है। और बच्चे पूरे एक्साइटेड होते ही थे जब हम क्लास में चले जाते थे, चाहे मैं चला जाऊं या राजवंश सर चले जाए। तो भाई मैं सोचा कि यार मैं टाइम नहीं काट पाऊंगा, मैं तो 1 घंटा इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों को, ठीक है, तो ज्यादा ओवर एक्साइटेड है। तो वहां से मैंने पहले स्टार्ट किया कि हाँ भाई चलो तुम अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करो। तो एक बोला कि सर मेरा नाम, माय नेम इज मीना कुमारी एंड आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई लिव देयर, माय पेरेंट्स इज डूइंग द इट्स, मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने देना। मैंने ओके बेटा वेरी गुड। फिर उसमें एक जोएल करके बच्चा था भाई, और जोएल ना कक्षा 8वीं में, मतलब वो 9th क्लास में कैसे आया था पता नहीं, कैसे आया होगा, 8वीं में वो 3-4 बार फेल हुआ था। वो बेचारा अटक गया था यहाँ पे, ठीक है, वो अटक गया था बहुत तगड़ा। तो 2-3 साल से अटक गया हुआ। अब जोएल पूरी क्लास में सबसे बड़ा ऐसे करके, जोएल का एटीट्यूड कम नहीं हो रहा। और उस टाइम पे टाइगर श्रॉफ ने नया नया वो किया था, क्या बोलते हैं, अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में, छोटी बच्ची हो क्या, वो वाला टाइम, वो जो उसकी मूवी आई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जोएल से इंट्रोडक्शन लिया कि भाई जोएल तुम बताओ अपनी कहानी। कहते सर माय नेम इज जोएल, ऐसे वो स्टाइल ऐसे ही था, बोलता था सर माय नेम इज जोएल एंड आई लव टू डू मैनी थिंग्स, I love to do rap. I love John Cena body. I love Tiger Shroff abs. वो ऐसे कर रहा भाई साहब। मैंने कहा भाई ये कार्टून फंस गया आज तो भाई। तो कई बार टीचर, तुमने देखा होगा ना, हमारी क्लास में भी टीचर होते हैं जो 1-2 बच्चे को कर लेते हैं कि भाई आज ये मजा देगा। तो मैं भी उस क्लास में चला गया, मैंने कहा कि भाई आज जो है ना जोएल मजे लगाएगा। तो मैंने जोएल तुम रैप सुनाओ। अब जोएल ने जो रैप सुनाने का यो 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 कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया उसने अंग्रेजी में, और मैं भी एकदम सही। फिर मेरे को लगता था यार ठीक है जोएल गाना सुनाता रहेगा, मैं सो जाता था भाई। मैं जाके सो जाता था भाई, मेरे बस का नहीं है। फिर हुआ क्या, एक मैम आई, ठीक है, और वो मैम कहने लगी सर बड़ी बदतमीज क्लास है, बड़ी खराब क्लास है। मैंने कहा नहीं मैडम क्लास बहुत बढ़िया, ये मत कहो आप, सारी बात ठीक है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ 9th 10th, लेकिन क्लास तो बढ़िया है, आप क्लास खराब मत करो। वो इंग्लिश की मैडम थी, ठीक है, तो उन मैम का नाम शायद दीपाली था या क्या था। मैंने कहा जोएल का टैलेंट आपने देखा ही नहीं है। जोएल अगर स्टार्ट कर देना गाना तो भाई साहब रैप सुनाना तो आप फैन हो जाओगे। तो वो क्या कर रही है मैडम, तो कह रही जोएल तुम गाना सुनाओ, और जोएल शर्मा रहा है ऐसे करके, नहीं नहीं मैम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो भाई वो मान ही नहीं रहा। मैडम कहने लगी सर आप बोल दो ना प्लीज। तो मैंने कहा जोएल तुम टैलेंटेड इंसान हो, तुम्हें तो स्टेज पे गाना है। मैंने जोएल को हवा दी पूरी, एकदम चढ़ा दी आवाज जचाने के झाड़ में। तो जोएल ने कहा तुम्हें तो स्टेज पे गाना है, ये तो अभी बहुत छोटी सी बात है, तुम एक मैडम से डर गए। तो जोएल ने स्टार्टिंग कर दी भाई गाना गाने की, यो यो दीपाली मैम यो, अब मैडम के ऊपर ही रैप बना दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक तो दीपाली मैडम चला, ठीक है, थोड़ी देर बाद यो दीपाली बेबी देख, एकदम से भाई साहब उसने टोन ही चेंज कर दिया। मैंने कहा बैठ जा भाई यहां से। तू तो सिस्टम बिगाड़ेगा भाई। खैर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्कूल में ऐसे नोट पॉइंट अगर डालोगे ना भाई तो तुम्हारा हालत भी जोएल वाली हो जाएगी, मैडम नाराज हो जाएगी, नंबर मिलेंगे नहीं तुम्हें। ज्यादा देर तक बोल नहीं सकते ना भाई।
ऐसे भाई एक से एक बड़े कार्टून होते हैं। अब देखो भाई सबसे बढ़िया रिएक्शन है, इसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। स्पेलिंग होगी यही होगी रीमर टीमर, पता नहीं क्या रीमन टीमर ही होगी। एक बार गूगल पे देखनी पड़ेगी क्या भाई। साइंटिस्टों के नाम कभी कभी ना याद नहीं रहते मुझे, याद तो रहते, स्पेलिंग नहीं याद रहती बस। RIEMER रीमर, TIEMANN टीमन, रीमर टीमन रिएक्शन। देखिए भाई क्या रिएक्शन है पहले। इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूं, इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूं, ठीक है। क्यों? यही बात है जोएल रॉक्स। देखो भाई इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूं, बिकॉज क्यों, उसके पीछे रीजन है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोर्ड्स एंड नीट, ठीक है। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है। या फिर नीट के लिए तो कतई मतलब जहरीले वो है ये रिएक्शन है। अब इसकी पहले अंग्रेजी समझनी है, फिर एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा विद मैकेनिज्म, ठीक है। क्या है जरा देखो बेटा, एक बार लिखना जरूर पड़ेगा, फिर मैं आपको यह बता दूंगा कि नीट क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, नीट क्या क्या क्वेश्चन पूछता है मैं बता दूंगा। तो भाई रिएक्शन ये है फिनॉल ऑन रिएक्शन विद किसके साथ भाई, क्लोरोफॉर्म CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, बेस है मतलब। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स सैलिसल्डिहाइड, ठीक है भाई, सैलिसल्डिहाइड आफ्टर एसिडिफिकेशन। थोड़ा सा एसिडिफिकेशन आपको करना पड़ सकता है आफ्टर एसिडिफिकेशन, ठीक है भाई, पहली चीज। और रिएक्शन देखो भाई क्या होगी, ये फिनोल है, ध्यान रखना है आपको, ये फिनोल है, क्लोरोफॉर्म CaCl3, और फिर आपके पास NaOH, यहां पर लिख लेना आप हाइड्रोलाइसिस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, एसिडिफिकेशन रहने देना, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फिनोल क्लोरोफॉर्म NaOH जब आपको देगा तो हमारे पास फिनोल सेम CHO NaCl प्लस के वाटर, ठीक है। और भाई इसको बोलते हैं हम लोग सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। यह रिएक्शन है। अब मैं इस रिएक्शन को विस्तार में समझाने वाला हूं, ठीक है। वो भी कैसे भाई, मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू। फटाफट नोट करिए भाई, इसको फटाफट नोट करिए। एक बार नोट कर लो, बहुत सीरियस हो गया, अब हंसना नहीं है, अब कुछ नहीं बकवास करनी है। एक बार नोट करो, अब इसका मैकेनिज्म समझना, बात क्या है, ठीक है, कैसे रिएक्शन हुई और इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नोटेड। अब जरा देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए, छोटी छोटी सिंपल सी बात, मैकेनिज्म।
देखो भाई, फिनोल एक इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखना है। फिनोल जो है वो एसिड भी है, और भाई आपने थोड़ा सा बेस इसके अंदर मिलाया है, तो OH माइनस आएगा बेस में से, वो H प्लस बना देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, O माइनस आयन, इसको बोलते हैं हम लोग फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। अब आपको फिनोक्साइड आयन का मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं। अच्छा ठीक है, फटाफट नोट करिए बेटा, कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं है। अरे भूत नहीं है, बोर्ड है भाई, बोर्ड। अरे यार भाई तुम भी सही हो भाई, भूत नहीं है ये, BOARD, बोर्ड्स। भाई कतई जहरीले आदमी हो यार। 5 नहीं, एक बना दो, एक। 5 बनेंगे नो डाउट, 5 बनेंगे, पर एक बना दो, एक। 5 बनेंगे पर एक बनाओ, कोई एक से ही काम बन जाएगा। अगर मैं इसका यहां से लोन पेयर ऐसे चला दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर ऐसे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये इसका क्या हो गया हमारे पास, दूसरी स्पीसीज हो गई, मतलब ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका। अगर इन 3 चीजों में ये पूछा जाए कि बेटर न्यूक्लियोफाइल इन तीनों में कौन सा है, देखो एक को मैंने कहा अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? आप ये कहोगे सर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे। अगर आप कंपेयर करोगे, ये है नेगेटिवली चार्ज और ये है न्यूट्रल। आपको पता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा क्या होगा बेटा, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा। क्योंकि देखो आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूं कि बेसिक मीडियम में हमारे पास फिनोल के 2 रूप हैं और दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं। बेटर न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन वो देगा, यहां से देगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, यहां से देगा कार्बन इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचिए भाई, कार्बन और ऑक्सीजन में बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन में बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? यस, गामा, यानी कार्बन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये न्यूक्लियोफाइल भी है। ये तो है पहला स्टेप कि न्यूक्लियोफाइल को रेडी कर दिया, चल तेरी शादी करवाएंगे। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल रेडी हो चुका है शादी करने के लिए, पर इलेक्ट्रोफाइल भी तो होना चाहिए। तो देखो भाई क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल को निकालता हूं। इलेक्ट्रोफाइल में एक होता है क्लोरोफॉर्म, Cl 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 और H, ये होता है क्लोरोफॉर्म। और आपको मैं बता दूं क्लोरोफॉर्म भी एसिडिक होता है, ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म भी बेटा जी एसिडिक होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी एसिडिक होता है। तो इस यहां पर हमने रिएक्शन में बेस तो मिलाया हुआ है OH माइनस, तो ये क्या काम करेगा, यहां से H को लेकर चला जाएगा, OH माइनस H को लेकर चला जाएगा, वाटर बाहर। तो हमारे पास 3 क्लोरीन 1 कार्बन, 3 क्लोरीन 1 कार्बन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वाटर आपने बाहर निकाल दिया भाई, क्योंकि बेस ले रखा है बहुत सारा, आपने यहां से H लिया, बेस निकाल दिया। अब 1 क्लोरीन तो 1 कार्बन, 3 क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। आप मुझे बताइए बेटा, क्लोरीन में और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन में और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं बताऊंगा जब आपके पास बोर्ड क्या पूछेगा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। क्लोरीन तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होना चाहिए? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्लोरीन है। क्लोरीन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो क्लोरीन क्या काम करता है, कोई भी एक क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर निकल जाता है। तो क्लोरीन के पास, कार्बन के पास
दो क्लोरीन, लोन पेयर सेम है पर एक ऑर्बिटल खाली रहता है और एक Cl माइनस बाहर रह जाता है बेटा। ये होता है हमारे पास, इसको कहते हैं हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन, और जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो भाई, डाइक्लोरोकार्बीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात। यस का। तो कोई अगर आप लोगों से पूछे कि इंटरमीडिएट कौन हुआ इस रिएक्शन का, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई? ध्यान रखना है, नोट पॉइंट, डाइक्लोरो कार्बीन इज द इंटरमीडिएट ऑफ रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि भाई रीमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? रीमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? डाइक्लोरोकार्बीन। अब मुझे बताइए, डाइक्लोरोकार्बीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? डाइक्लोरोकार्बीन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? यस, डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल। आपने एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया, आपने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, अब इनकी शादी करानी है भाई, ठीक है। तो आपने क्या काम करा भाई? सबसे पहले देखो, ये जो आपके पास स्पीसीज है, ये न्यूक्लियोफाइल, एक ऑर्बिटल खाली मान लेना, एक लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पर चलेंगे, ध्यान रखना है, तो फिनोल रिंग ऐसी 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 रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, ध्यान रखना है। तो ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, C, क्लोरीन क्लोरीन, और भाई एक लोन पेयर भी है नेगेटिव चार्ज, और आपको पता होगा एक हाइड्रोजन भी है। अगर भाई साहब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना हो भाई? नेक्स्ट स्टेप में तो बैक स्लाइड करनी है, लो भाई बैक स्लाइड कर दो, लिख लो फटाफट, बैक स्लाइड कर दी भाई, फटाफट लिख लो। बैक स्लाइड कर दी बेटा, आपके कहने से पहले कर दी, लो कर दी। फटाफट करो भाई, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं तब तक। नोटेड। अब देखो भाई ऐसे, अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज, अब कोई न्यूट्रल है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले से नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव आएगा तो नेट न्यूट्रल। अब ये रिंग वापस से क्या चाहती है भाई? एरोमेटिसिटी मेंटेन करना। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आएंगे, और H प्लस आप निकाल दोगे। क्या कर दोगे बेटा आप? H प्लस आपने निकाल दिया। अब आपके पास क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो भाई,
ऐसे 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 O माइनस सी Cl Cl लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। जो H प्लस आपने निकाला है, जो H प्लस आपने निकाला है, सोच कर देखो इसको कौन लेगा, ऑक्सीजन माइनस लेगा या कार्बन माइनस लेगा? बताइए भाई। जो H प्लस आपने निकाला है, ये H प्लस एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये वहां पर जाना पसंद करेगा, ये वहां पर जाना पसंद करेगा जहां पर इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो भाई यहां पर एक तरीके से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, H प्लस निकलेगा भी और H प्लस लगेगा भी। तो पहले हमने यहां से निकाल दिया, जब लगने की बारी आएगी तो ऑक्सीजन पर लगना चाहिए या भाई कार्बन पे लगना चाहिए? आप कहोगे सर H प्लस को जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ये उसके पास जाएगा। ऑक्सीजन में और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन में और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि पीरियोडिक टेबल में जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता या लेने की क्षमता चेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन कार्बन अच्छे से देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे करके, O माइनस CH Cl और Cl। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है भाई, हाइड्रोलाइसिस करना है। या मान लो OH माइनस फिर से आ जाएंगे एक तरीके से, मान लो आप OH माइनस आपने फिर से ले आए। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है बेटा? OH माइनस इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? प्लीज बताइए। समझाऊंगा बेटा समझाऊंगा, 1 मिनट तुम दे दो बस, आप अपना टाइम मुझे दे दो और जब क्लास एंड हो जाए उसके बाद मुझे बोलना समझ में आया कि नहीं आया। बीच में मत बोलना कि समझ नहीं आया, अभी तो समझा रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और वो दो जगह पर स्थान है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। बिकॉज वी नो ऑलरेडी नो दैट क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो OH माइनस के लिए अटैक करना कहां पर आसान होगा बेटा, इस वाले कार्बन पे या डबल बॉन्डेड कार्बन पे? आप कहोगे सर सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करना आसान है। तो होगा क्या कि यहां पर OH माइनस इस पर अटैक करेगा, Cl को हटा देगा, फिर एक और OH माइनस जाएगा, Cl को हटा देगा। तो हमारे पास 2 OH माइनस गए, 2 Cl घट गए। तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, O माइनस CH OH और OH। आपने हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया OH और H। अब आपको एक बात याद आएगी, क्या एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर नहीं लग सकते, नहीं लग सकते एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप। तो आपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। यहां पर क्या बना दोगे आप, O माइनस CH, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप निकालोगे तो एल्डिहाइड ही बचेगा ना, CHO। और जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये अपना H प्लस इसको दे देगा। तो आप क्या करोगे भाई, इसको H प्लस भी दे देना, जब वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो H प्लस दे देना। तो आपके पास OH और CHO, इसको बोलते हैं हम लोग, प्लीज नोट कर लो एक बार, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नोट करना है। यस यहां पर मेजर और मतलब ऑर्थो और पैरा दोनों बन सकते हैं, नो डाउट। ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको चाहे ये नोटबुक में 2 बार लिखनी पड़ जाए, 2 बार लिखना, आपको नोटबुक में चाहे 2 बार लिखनी पड़ जाए, 2 बार लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट करूंगा 2 बार, लेकिन लिखना है दोनों बार, ठीक है? पहले इसको नोट करो और नोट करने के बाद मुझे ये बताओ नोटेड और नॉट। पहले नोट करना है उसके बाद बोलनी है कुछ भी बात। एक बार नोट तो कर लो भाई, एक बार नोट तो कर लो, एक बार नोट तो कर लो, एक बार नोट कर लो, तुम्हें कसम है।
पर सिखाने का काम तो मेरा है ना, मैं करवाऊंगा। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तू जब तक बोलेगा तब तक करवाऊंगा। बस एक बार नोट कर ले, मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले भाई। कोई बात नहीं, नोट कर ले बस। समझा, मैं समझाने के लिए पहली बार बोलता ही नहीं। बेकार, बेकार, बेकार पढ़ा है, बेकार, कितना गंदा पढ़ाया ये। ओ, समझाया नहीं मैंने, हट, बहुत बेकार पढ़ाया, बहुत गंदा। आए छी छी, गंदा जे, एकदम गंदा, फेंक दो। तुम्हें लग रहा होगा कि पहली बार में समझते समझते ही, पहली बार में ही समझते समझते अच्छा हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं, एवरीथिंग डिमांड्स योर 100% फोकस एंड कंसंट्रेशन। नाउ I am repeating once again, please, I am repeating once again, but this time I am writing one more time and you must write on your notebook one more time. First of all, ध्यान से सुनिएगा, listen to me carefully. The reaction name is Riemann-Tiemann reaction, and listen carefully. When react with chloroform CaCl3 in presence of gives after ठीक है, this reaction is called and the intermediate this reaction please clear yes। आप लिखोगे फिनोल की रिएक्शन कौन करता है? फिनोल रिएक्शन करता है सर। कौन करता है? फिनोल। इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करता है? एल्कली, बेस। और बेस कौन कौन से हो सकते हैं भाई? NaOH भी हो सकता है, ऑब्लिक KOH भी हो सकता है, ध्यान रखना है, NaOH और KOH गिव्स salicylaldehyde. This reaction is called Riemann-Tiemann reaction. ऐसे कर लेना भाई। and the intermediate of this reaction is डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मूला होता है 2 क्लोरीन, नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इट इज इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट। प्लीज भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं, रूमर मत फैलाओ, परेशान मत करो। अगर आप ऐसे इस तरीके से एमआर सर स्पैम करोगे या कुछ भी करोगे तो एमआर सर को ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब आज एमआर सर आएंगे तो उनके सामने कुछ नहीं बोलना,
अच्छे से मतलब उनका वेलकम करना, ठीक है, और ऐसे पढ़ाई करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसे करना कि कुछ हुआ ही नहीं है, सर कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है आपका। हम मतलब एक्चुअल में क्या है ना, आप समझ नहीं रहे हो। मैंने कल इस बारे में ना बहुत सोच विचार किया और हमने सोचा कि पीडब्ल्यू क्या है, एमआर सर क्या है, आप लोग क्या हो, मैं क्या हूं, अलग सर क्या है, सब लोग क्या हैं। एक्चुअली में आने वाली इंडिया का एक परिवार है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई एक परिवार में कभी कभी माता पिता कुछ कह दे देता है तो हम लोग उसको बहुत बड़ा बवाल नहीं बनाते, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यार, कह दिया कह दिया। और अगर किसी ने गलती करी और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझसे गलती हो गई है, तो फिर भी उसको माइंड नहीं करना चाहिए। मेरा मानना हमेशा ऐसा है, ठीक है। तो एमआर सर वो इंसान है यार, मतलब मैं पर्सनली फील करूँ ना उनके लिए, वो इतने मेहनती इंसान, इतने ऐसे इंसान है कि जो 17-17 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि उस एक्स्ट्रा पढ़ाने से उनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता होगा या कहीं से भाई कोई फायदा मिलता होगा, नहीं। हम लोग चाहे 10 घंटे पढ़ाएं, 2 घंटे पढ़ाएं, 20 घंटे पढ़ाएं, सबका इक्वल ही है, ठीक है, जिसको जो मिलना है वो मिलता ही रहेगा। पर एक डेडिकेशन है। जब हम लोग एक कमरे में बंद थे ना, कि सिर्फ 30 बच्चों को पढ़ाते थे क्लास में या 40 बच्चों को पढ़ा पाते थे, तो हमें लगता था कि यार जो हम पढ़ाते हैं ना, ये बहुत सारे बच्चों तक नहीं जुड़ पा रहे, हम ज्यादा बच्चों से नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन चलो हमारे पास एक ऐसा मीडियम है अलग सर के द्वारा कि हम दुनिया के या भाई इंडिया के बहुत सारे बच्चों से जुड़े हुए हैं। अब हमारा मेन मोटो होता है कि यार अगर हमारे हाथ में कोई उत्तरदायित्व आया है, कोई जिम्मेदारी आई है जनरेशन की, तो इस जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम भी हमारा ही है। तो इस तरीके से कोई आदमी 17 घंटे पढ़ाए, कोई आदमी 10 घंटे पढ़ाए, अपना 100% देता है। और कभी कभी पढ़ाते हुए, मतलब मैं जितना एमआर सर के लेक्चर को देखता हूँ या समझता हूँ, वो कहीं उनका फ्लो है पढ़ाने का, कभी कभी गुस्सा आ जाना, पढ़ाना, वो तरीका है पढ़ाना। और उस फ्लो में ना कभी कभी हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या बोल दिया, और जब वो हमारे मुंह से निकल जाता है तो हमें समझ में भी आता है कि हमने गलत बोल दिया। शायद किसी को ऐसा लग सकता है, इवन उसके बाद सॉरी भी बोलते हैं। पर आप समझ सकते हो नेगेटिव लोग कितने हैं दुनिया में। इस दुनिया में कोई आगे बढ़ने नहीं देना चाहता किसी को, कि भाई ठीक है टीचर से बोला गया 10 सेकंड, उसने गलती भी मान ली, सारी बात ठीक है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे पेशकश करेंगे जिससे ये इतने सारे जो बच्चे हैं जिनके साथ मतलब वो टीचर लगा हुआ है, या वो टीचर जिसने आज तक इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी उन बच्चों के साथ, कि उस 1 मिनट में उसको डिफेम कर दो, क्योंकि अपने व्यूज आएंगे, अपने आप पैसा बनेगा। वो चंद पैसों के लिए अपना जो है, एक टीचर का जो मोटो होता है ना, जो सोच के चलता है कि यार मेरे को अपने जीवन में जब मैं लास्ट स्टेज में हूं या मेरी मृत्यु भी मैं प्राप्त करूं, तो तब मैं ये गर्व फील कर सकूं खुद से कि भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया कि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा पाया या बहुत सारे बच्चों के भविष्य को सुधार पाया। यही टीचर को एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स देने वाली चीजें होती हैं। बट ऐसे लोग भी हैं जो को कुछ अच्छा कर रहे होंगे, उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ देंगे। तो आप लोग जब वो आए तो उनके सामने कुछ भी ऐसा मत बोलना, सारी चीजें क्लियर है। जय सर हम आपके साथ हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, और ऐसा वातावरण बनाओ कि उनको पता ही ना चले कुछ ऐसी बात भी हुई है, ठीक है। सब लोगों का मोटो है भाई, हम भी लोग चाहते हैं कि आप लोग चंद्रयान वाले साइंटिस्ट बनो, आप लोग बनो, ठीक है, बनोगे आप, डॉक्टर बनोगे आप, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते ना यार। जैसे लड़की के सामने कह दिया कि यार आई लव यू, और तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा या मैं यहां पर काट के लिख दूंगा। ये ऐसी फीलिंग है हमारी अंदर की टीचर की कि जिसको हम बयां ही नहीं कर सकते, किसी लेटर पे लिख के बता ही नहीं सकते कि कहां हमें अच्छा लगता है, कहां हमें बुरा लगता है। अच्छा लगता है हमें तब जब आप कुछ बनते हो, ठीक है। जब आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे लाइफ में भी बहुत बार ऐसे इवेंट आए हैं कि मैं बैठा हूं बहुत सैड मोमेंट में हूं, अचानक मेरे स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया और वो कहने लगा कि सर मैं ना गूगल में सेलेक्ट हो गया, सर मेरी जॉब गूगल में लग गई। तो मैं जितना भी सैड था, 1 मिनट मैंने फोन उठाया, उसके बाद करी, मेरा एकदम मूड इतना सेट हो गया भाई, बहुत बढ़िया। कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत खराब है, मूड भी खराब था, लेकिन जब मुझे लगा कि वो कहीं बन गया, अच्छा बन गया बहुत, तब एकदम से फील आने लगा कि नहीं यार ऐसा थोड़ा ही है, मैं जिंदगी में शायद इसीलिए आया हूं ताकि कोई आगे बढ़ सके। तो इसीलिए हर टीचर का यही मोटो रहता है। और पीडब्ल्यू सिर्फ पीडब्ल्यू एक इंडस्ट्री, मतलब एक कोचिंग नहीं है भाई, ये सच में इमोशन है। यहां पे जितने भी लोग हैं सब एक्स फैक्टर से काम करते हैं, सब लोग अपने ह्यूमन बॉडी के हिसाब को साइड में रखते हुए एक्स्ट्रा इनपुट डालते हैं कि तुम्हारा कुछ भला हो सके। सब लोग इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, उनको पता है कि ये कमेंट करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे
नेगेटिव स्पैमर आएंगे, वो क्या बोलते हैं फ्लो तोड़ने की कोशिश करेंगे, और कभी कभी बहुत गंदी गंदी गालियां भी पड़ती है हमें, सच बताएं तो कभी कभी हमें गाली दे के चले जाएंगे, हमें बुरा बोल के चले जाएंगे। अब जब इतनी बड़ी एज में हमें गाली लगती है ना कि ओ सीधी ऐसे देते हैं वो, ये सीधा पड़ा, तो हमें बुरा लगता है, पर फिर सोचते हैं कि स्पैमर है, बच्चे नहीं है, एक बच्चे के लिए हम क्या सबका थोड़े ना खराब कर देंगे। तो ये चीज है, सब लोग अपने इमोशन को, खराब इमोशन को साइड में रख के ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप भी यार साइंटिस्ट बनो, आप भी डॉक्टर बनो, हमें भी बहुत खुशी होती है, और आप पढ़ाने आओ, आप टीचर बनो, उसमें भी हमें खुशी होगी, बट ग्रो करते रहो। लाइफ में ग्रो करना, अपने देश को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चलो भाई, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बन। अब मुझे आप बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिनोल है, फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है, NaOH है, क्या बनेगा बताना एक बार। पहला कंपाउंड आप इसके 3 ले लेना बेटा, 3 ले लेना रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। OH, CHO प्लस 3 NaCl और प्लस H2O नाम की चीज। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बन गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सैलिसल्डिहाइड। अब देखो भाई, आगे बढ़ता हूं। बैलेंसिंग को छोड़ो, बैलेंसिंग क्यों मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बैलेंसिंग समझाऊंगा ना, अभी रुक जाओ 1 मिनट दे दो बस। बैलेंसिंग भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बोला है इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जरा देखो, सबसे पहला काम ये जो फीलिंग में अब अपने अंदर उतारने वाला हूं ना, अब मैं अपने अंदर जो उतारने वाला हूं, प्लीज आगे रुक जाओ। मैं अभी तक इस रिएक्शन को उस लेवल पे समझा रहा था कि आप नीट के स्टूडेंट हो। अब मैं आपको यह मान लेता हूं कि तुम सब कुछ समझना चाहते हो। अगर आप सब कुछ समझना चाहते हो, एक एक चीज का जवाब मांगना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर पढ़ा दो जैसे भी करके, लेकिन ये आत्मा के अंदर उतरनी चाहिए। कौन कौन इस रिएक्शन को आत्मा के अंदर उतारना चाहता है, और हर क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में डेवलप होगा या वो जनरेट करना चाहता है कि भाई हमें पता होना चाहिए। देखो, अब सबसे पहले जो तुम बोलोगे, जो तुम्हारा दिमाग बोल सकता है, ज्यादा से ज्यादा कहां तक तुम सोच सकते हो, वहां तक मैं बात कर रहा हूं। सर देखो, ये तुम्हारी बात है सर, फिनोल एसिड है और NaOH बेस, सर क्या इनके बीच रिएक्शन नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया कि भाई पहले स्टेप में फिनोल आता है ऐसे करके, OH और भाई NaOH, यहां पर बनता है सोडियम फिनोक्साइड, मान लीजिए ना, O माइनस Na पॉजिटिव और प्लस के H2O, यही रिएक्शन मान ली मैंने। ये जेई वाले बच्चों की तरह समझा रहा हूं मैं उनको डिटेल में, ऐसी तुम्हें। अब क्या है, वहां पर मैंने क्या लिया था, Na नहीं लिया था, क्योंकि Na का कोई काम नहीं है। बस मैंने क्या करके सिखाया, Na हटाओ, ये बन गया होगा भाई। वाटर भी निकलवाया तो शायद देख लो पहले स्टेप में, OH माइनस वाटर और H। फिर मैंने बताया कि यार ये जो स्पीसीज है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह दिख रही है, पर इसके अंदर एक चीज भी है, वो है रेजोनेंस हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, इसका कोई दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ।
तो अब सर मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाकर देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आए होंगे तो ये उठकर इधर आ गए होंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मेरी आत्मा कहती है कार्बन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, कार्बन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है। मैंने कहा ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल ये है जिसकी आपको रिएक्शन करनी है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। पर सर दिमाग में एक बात नहीं आ रही, दिमाग में एक बात नहीं आ रही कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि आपको एक बात याद है, नए वाले बच्चों का तो पता नहीं, पुराने वाले बच्चों को याद दिलवा देता हूं। एक बार मैंने उनको एक क्वेश्चन करवाया था और यह भी बात लिखवाई थी, यह बात लिखवाई थी कि अगर मेरे पास मुझे 4 स्पीसीज लेनी है, CHCl3 या कह लो आप CHF3, CHCl3, CHBr3 और CHI3, ये है ऐसी 4 चीजें। और मैंने ये क्वेश्चन मेरे को याद है 2021 क्या 22 चल रहा है ना, ये 23 चल रहा है, 2022 के अर्जुना में क्वेश्चन तुम्हारी नोटबुक में लिखा होगा, याद कर लेना। एसिडिक स्ट्रेंथ, और मैंने कहा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी इन हेलोफॉर्म की, इनको हेलोफॉर्म बोलते हैं। मैंने कहा था कि H+ हटा के देखो, जो बचेगा वो होगा इनका कॉन्जुगेट बेस CF3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, CCl3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और इसका होगा CBr3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और CI3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है। मैंने कहा सर आप ये कहां तक लेके जा रहे हो, मैंने कहा रुक जा भी। और मैंने एक बात बताई थी कि कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल होगा उसका एसिड उस तरह स्ट्रोक होगा। और पता है आपने क्या सोचा था उस टाइम पर, आपने सोचा होगा कि सर अगर यहां पर बात करें ना तो कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, कार्बन 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 क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ब्रोमीन Br लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयोडीन आयोडीन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको यह भी बोला था एक तुम्हारी बुद्धि चलेगी और एक मेरी बुद्धि चलेगी। तुमने क्या सोचा था उस टाइम पर, लास्ट ईयर भी तुमने यही सोचा था कि सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से सबसे ज्यादा, तो -I सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, सबसे ज्यादा -I फ्लोरीन का है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि सर फ्लोरीन वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा। सर फ्लोरीन वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि -I से सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। तो तुम्हारा आंसर पता क्या था, तुम्हारा आंसर था एसिडिक स्ट्रेंथ में, याद करना। लास्ट ईयर को वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, CHF3 फिर CHCl3 CHBr3 और CHI3। अब मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, ये गलत था, लास्ट ईयर भी गलत था, अब भी गलत है। मैंने आपको एक बात बोली थी, याद करिए, बैक बॉन्डिंग तुम्हें पढ़ाया था, स्पेशली बैक बॉन्डिंग, कि बैक बॉन्डिंग की कुछ कंडीशन होती है। क्या भाई, कि जब 2 एटम हो और उनके बीच में कोई बॉन्ड बना हो। लास्ट ईयर पढ़ाया था यार, अब ये मत कहना बैक बॉन्डिंग क्या होती है। नए वालों को तो मैं संभाल लूंगा, पुराने वालों को याद दिला रहा हूं भाई। बताओ यार बैक बॉन्डिंग नाम की चीज याद आई कि नहीं आई। बैक बॉन्डिंग के कुछ रूल थे, बैक बॉन्डिंग के कुछ रूल थे, और वो बैक बॉन्डिंग के रूल पता क्या थे, कि जिन 2 एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी उनमें से एक एटम कम से कम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा एटम कम से कम सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक के पास बैक बॉन्डिंग मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो क्लोरीन के पास, कार्बन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है। फ्लोरीन में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होते क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं हुआ करते थे, डी ऑर्बिटल नहीं हुआ करते थे।
लेकिन क्लोरीन में मैंने बताया था कि भाई क्लोरीन में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पर रेजोनेंस के थ्रू या बैक बॉन्डिंग के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू या बैक बॉन्डिंग के थ्रू यह सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता था। बेटा चैट अब ये नहीं पता लगा था कि भाई क्लोरोफॉर्म इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। अच्छा अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ा होगा यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ा होगा तब। चलो ठीक है, बैक बॉन्डिंग की बात बता देता हूं मैं। देखो भाई, बैक बॉन्डिंग का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, बैक बॉन्डिंग दोबारा से नए वाले बच्चों के लिए भी। पर पता है क्या, जब लेक्चर नंबर बढ़ेंगे ना बेटा, मेरे ऊपर कमर कसी जाएगी फिर कि सर सिलेबस पीछे चल रहा है आपका। बैक बॉन्डिंग देखो बेटा, बैक बॉन्डिंग समझो क्या है। आपके पास एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं, बी एफ एफ एफ, बी एफ एफ एफ। सुनो भाई, देखो बकवास नहीं, सुन लो मेरी बात। अब क्या होता है ना भाई, मान लो एक BF3 मॉलिक्यूल है, इसके कुछ रूल है, फिर रूल बताऊंगा बैक बॉन्डिंग होता क्या है। बैक बॉन्डिंग होता है एक ऐसी इमेजिनरी बॉन्डिंग होती है ये, और इसका नेचर होता है पाई का। आपको पता है कि बोरोन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आप सोचिएगा, आप कहोगे सर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप समझिएगा, फ्लोरीन के पास पहले से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहना हाँ। अब पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, और भाई फ्लोरीन क्या होता है, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाया सिग्मा बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छे से खींच सकता है फ्लोरीन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। आप कह रहे हो सर बात तो सही है। अब हुआ क्या कि भाई जब फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब फ्लोरीन का घर छोटा सा होता है, फ्लोरीन का साइज कितना होता है? छोटा सा। उसमें से पहले से ये 6 बीवियों को लेकर बैठा है, 6। तो तुम समझो इससे घर में तो आफत मस्ती होगी पूरी की पूरी। लेकिन अब फ्लोरीन को इन दोनों को भी लेके आना पड़ेगा। आप सोच रहोगे क्यों सर, ये क्यों ना ले, अगर इसके पास 6 ऑलरेडी है तो क्यों नहीं लेके आएगा ये? भाई सोसाइटी में अपना नाम भी तो बना के रखना है ना, नाम भी तो मेंटेन करके रखना है कि सुनो भाई, मैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं सबके इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूं। अगर इसने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करता है ऐसे करके, अरे भैया इलेक्ट्रॉन खींच लेता हूं। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे तो जो फ्लोरीन के घर में 6 इसकी वाइफ थी वो एकदम लड़ने लगेगी, हाँ तू हमारे तो रोटा खिला नहीं पाता, मुझे सूट नहीं दिलवाता, मेरे को लहंगा नहीं दिलवाया, मेरे को लिपस्टिक पोती भाई बोल उसने लगाई, उसको लेके आ रहा है पर 2। तो भाई हुआ क्या कि ये 6 तो मैनेज कर नहीं पा रहा और 2 के चक्कर में और मैं। तो पता है क्या करता है, एक काम कर, सुनो एक काम, इधर आओ। ये क्या काम करता है कि बाहर वाली को लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या बोलते हैं सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, आपको ध्यान रखना, ये पीछे के रास्ते से एक को भेज देगा माइके। माइके का मतलब पीछे के रास्ते से साइड वाले एटम को दे देगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई साइड वाले एटम के अंदर जो बोरोन है ना, बोरोन, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, जो पीछे से इलेक्ट्रॉन ये देता है। और आपको पता होगा एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है, जब ये दूसरा बॉन्ड बना होगा, हम बनाकर नहीं दिखाते, बस इमेजिन करते हैं दिमाग में कि ये जो बॉन्ड बना होगा, एक बॉन्ड बन गया सिग्मा, जब हमेशा दूसरा बॉन्ड बनता है तो पाई बनता है। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है लेकिन दूसरा बॉन्ड क्या होता है बेटा? पाई होता है। तो नेचर क्या हो गया इसका? बाई। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है। जिन 2 एटम के बीच में आप बैक बॉन्डिंग करोगे उनमें रूल नंबर 1 यह है कि वन एटम मस्ट बी
बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड का मतलब पीरियोडिक टेबल के, एंड अनदर एटम, जो दूसरा एटम होगा, अनदर एटम मस्ट बी बिलोंग्स टू सेकंड और थर्ड पीरियड। फोर्थ का भी नहीं होना चाहिए, फिफ्थ का भी नहीं होना चाहिए, सेकंड और थर्ड का चल जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? वन एटम मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल एंड अनदर एटम must have at least one lone pair, at least one lone pair। और रूल नंबर 3, बॉन्ड शुड बी पोलर, बॉन्ड शुड बी पोलर, बॉन्ड पोलर होना चाहिए। ठीक है, ये रूल थे यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग लास्ट ईयर, मैंने बस याद दिलवाने के लिए आपको बोल दिया भाई। ठीक है, एक के बाद लोन पेयर होना चाहिए, एक के बाद एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, अगर तभी अब बैक बॉन्डिंग होगी भाई। ये अब मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो एक लेक्चर लग जाएगा भाई, इसको समझने की कोशिश करना। मैं बस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज बताना चाहता हूं। हाँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए फायदा हो गया ना, जो नए बच्चे हैं उनके लिए फायदा हो गया कि वो सिर्फ इंडक्टिव से नहीं देखेंगे। अब देखो बेटा, ये कार्बन है सेकंड और फ्लोरीन कहां पर है? सेकंड। चलो एक रूल नंबर तो फुलफिल हो गया, पर दोनों के पास लोन पेयर है और फ्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 और 2d होते नहीं है, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता फ्लोरीन। राइट और रॉन्ग? तो यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती बेटा, यहां पर बैक बॉन्डिंग नाम की चीज नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर देखो, इधर अब यहां पर देखो, आप यहां पर देखोगे कि यहां पर क्लोरीन में ये कौन से पीरियड का है? सेकंड का। ये कौन से का है बेटा? थर्ड का। इसके पास लोन पेयर, क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0। डी वाले तो बहुत सारे इसके पास खाली पड़े हुए हैं, तो रूल नंबर 2 भी फुलफिल हो गया। एक के पास लोन पेयर, एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ये हो गया बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। फिर आप देखोगे ब्रोमीन 4th पीरियड का हो जाएगा, आयोडीन 5th पीरियड का, तो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो इन सब में ध्यान रखना भाई यार, सुन लो, इधर देखो बेटा, हम लोगों ने क्या कहा कि भाई इन सब में आप इंडक्टिव चेक करोगे, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है, वो है CCl3, जिसमें बैक बॉन्डिंग से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो CHCl3 सबसे ज्यादा, और बाकी में इंडक्टिव चेक कर लोगे CHF3 और CHBr3 और CHI3, ये करेक्ट ऑर्डर होगा भाई। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यूज कर लो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये आपके पास करेक्ट ऑर्डर आएगा। और यही कारण है कि जितने भी हेलोफॉर्म हैं उनमें से क्लोरोफॉर्म ही सबसे ज्यादा एसिडिक है, और इसी कारण से रीमर टीमर रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म को लिया जाता है, क्योंकि वो NaOH के साथ रिएक्शन करके
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सके हर तरीके से। अब मुझे बताओ यार, अब समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कि चारों हेलोफॉर्म में से हमने क्लोरोफॉर्म को ही क्यों लिया, बाकी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पता है कि हमने मीडियम बेसिक ले रखा है, हमने बेस ले रखा है। बेस को रिएक्शन देखो, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो हमने इसके और इसके बीच की रिएक्शन तो करवा दी, हमने इसके और इसके बीच की रिएक्शन भी करवानी है। यस यस, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई? ये अगर हो गया हो तो आगे बढ़ जाऊं, बोलिए यस और नो। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, पीछे मतलब पीछे से बैक बॉन्डिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है बॉन्डिंग आफ्टर बॉन्डिंग। एक बार एक पूरी शर्मा कालिया थे, पूरी शर्मा कालिया का मतलब ऐसा होता है कि तीन अलग अलग लोग थे, एक का सरनेम पूरी था, एक का शर्मा था, एक का कालिया था। तो उन्होंने एक बुक बनाई पूरी शर्मा कालिया। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो रिएक्शन थी। तो तुम्हें पता है कि अपने यहाँ पे अंग्रेजी किताब को हिंदी मतलब सिंपल लैंग्वेज में छाप देते हैं और बन जाती है। तो भाई वहां पर बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है बॉन्डिंग आफ्टर बॉन्डिंग। इन्होंने सोचा बैक बॉन्डिंग का मतलब होता है पीछे से बॉन्डिंग, छाप दिया भाई पीछे से बॉन्डिंग। चलिए अब देखो भाई आगे, ये रूल लिख लो फटाफट। नए वाले बच्चे पुराने वाले बच्चों को तो पता होगा। वापस आते हैं उसी स्थान पर जहां पर मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट। अब देखो भाई, आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया। अब हमारे पास सी सी एल सी एल सी एल और एच। अगर ये एसिड है तो फिर से बेस के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर बना देगा। ध्यान रखो भाई, OH, और हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन के पास लोन पेयर, क्लोरीन 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 और नेगेटिव चार्ज। बताइए ये हमारे पास स्टेबल होता है या अनस्टेबल? ये होगा अनस्टेबल। क्यों? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वैसे भी स्टेबल नहीं होता। तो क्लोरीन क्या काम करेगा? एक दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कार्बन हो जाएगा न्यूट्रल, Cl Cl, इसके पास एक ऑर्बिटल भी होगा, लोन पेयर भी होगा, और Cl माइनस। इसको बोलते हैं हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। और ये इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा बेटा? इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और इंटरमीडिएट। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, आपको रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल भी दिख गया? लो भाई, यस। देखो भाई, अब देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल भी बन गया, न्यूक्लियोफाइल भी बन गया। अब दोनों के बीच में गुलू गुलू करवाना है आपको, रिएक्शन करवानी है। तो आप क्या करोगे जरा देखो, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, अब रिंग अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करेगी। ठीक है भाई, एरोमेटाइजेशन होगा जिसमें H प्लस निकलेगा और फिर H प्लस जुड़ जाएगा। तो H प्लस यहां से निकला, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और यही H यहां पर जाएगा भाई। O माइनस CH, Cl और Cl,
अगले स्टेप में OH माइनस फिर से आएंगे, क्योंकि यहां पर तो बेस हमने ले ही रखा है। राइट और रॉन्ग? भाई बेस तो हमने ले ही रखा है बेटा। तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस पर तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के बीच में शादी होती नहीं है। तो आप देखोगे कार्बन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो OH इस पर अटैक कर देंगे, वो भी दो अटैक करेंगे तो 2 Cl माइनस बाहर निकल जाएंगे। तो भाई यहां पर प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास क्या, O माइनस CH, यहां पर OH और यहां पर OH। अब आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल होते नहीं है, तो आप लोग क्या कर दोगे बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल को यहां से बाहर निकाल दोगे, H2O को आपने माइनस कर दिया, और वाटर से जो H प्लस है वो यहां पर लगा देना। तो आपके पास बन जाएगा बेटा सैलिसल्डिहाइड OH, और यहां पर बन जाएगा CHO। क्या बन गया भाई, CHO। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई, यस और नो? फटाफट बताइए, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई बेटा? अभी भी नहीं आया समझ में यार। कोई बात नहीं, जिसको ये भी समझ नहीं आया, किसको ये भी समझ नहीं आया, बस इतना याद रख लो कि डाइक्लोरोकार्बिन इसका इंटरमीडिएट है, ठीक है, और भाई इसमें सैलिसल्डिहाइड बनता है। बस पहली जो रिएक्शन है ये मैकेनिज्म छोड़ो भाई, सिलेबस से बाहर, ये समझो है ही नहीं। अगर तुम्हारे अंदर याद करने की क्षमता है, समझने की क्षमता थोड़ी कम हो गई, ठीक है, तो इस वजह से आप ये कर सकते हो, आप रिएक्शन को डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा आपसे। बस आप ये समझो क्लोरो सैलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है सैलिसल्डिहाइड बनता है, इंटरमीडिएट क्या है, ये बस इतना याद कर लो भाई। तुम तो बहुत खतरनाक होते जा रहे हो भाई। देखो भाई नेक्स्ट रिएक्शन, अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं भाई, फटाफट नोट करिए। फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन का नाम है भाई कोल्बे कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ये रिएक्शन और भी आसान है, ठीक है, और भी आसान है, लेकिन है ऐसी ही बस, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। अरे भाई एक ही याद करना है, उसमें एग्जाम्पल नहीं, एक ही एग्जाम्पल है बस, ये देखो यहां पर एक ही रिएक्शन याद करनी है, इसमें एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल कुछ नहीं, बस यही रिएक्शन याद कर लो तुम, ये वाली यही है कोल्बे स्मिथ रीमर टीमर रिएक्शन, यही है, बस एक ही रिएक्शन याद करनी है और कुछ नहीं है। भाई साहब तुम भी ना खून पीने वाले हो, कहां गए? देखो भाई यहां पर कोल्बे स्मिथ रिएक्शन देखो, फटाफट कोल्बे स्मिथ रिएक्शन देखो क्या है भाई, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद
ऑन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर वहां पर CO2 का हो एट 300 to 390 at 390 to 410 Kelvin, 390 to 409 टेम्परेचर, ठीक है, गिव्स सैलिसिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, ठीक है भाई, एक मिनट रह गया बेटा, एक मिनट यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ, वो तो रह गया, इन प्रेजेंस ऑफ बेस या NaOH, ठीक है भाई, NaOH गिव्स सैलिसिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन, and this reaction is known as, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। तो भाई रिएक्शन कुछ ऐसी है, ध्यान देखना, फिनोल होगा आपके पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, OH होगा COOH, ठीक है, टेम्परेचर होगा 390 से 410 केल्विन, ठीक है, और पहले स्टेप में आप NaOH लोगे और दूसरे स्टेप में आपको एसिड ले लेना, एसिडिफिकेशन कर देना। ये रिएक्शन को नोट करो, फिर इसको मैकेनिज्म बताऊंगा भाई मैं, फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा इसका। ये सैलिसिलिक एसिड है भाई, सैलिसिलिक एसिड है बेटा ये, ठीक है, CH3COH, फटाफट नोट करिए इसको। जब आप नोट कर लोगे तो मुझे बता देना नोटेड, ताकि मैं इसका मैकेनिज्म समझा सकूं। और इसका मैकेनिज्म मेरे से पहले आप लोगों को आएगा, ठीक है। नोटेड, डन। अब देखो बेटा एक बात और ध्यान रखना, देखो भाई सबसे पहले मैकेनिज्म है, फिनोल आपको क्या दिख रहा होगा बेटा, एसिड, फिनोल क्या दिख रहा होगा भाई आपको, एसिड, और बेस होगा NaOH, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सबसे पहले क्या बनेगा, O- Na पॉजिटिव और वाटर। आपको पता है कि Na का कोई काम नहीं है, तो मैंने Na यहां से हटा दिया भाई, यानी वो बेस OH फिनोल से H+ ले लेगा, वाटर बन जाएगा और फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। अब इस फिनोक्साइड आयन में होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे चल सकते हैं, और यहां पर डबल बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। आप मुझे बताइए, एक मेरे पास अल्फा है, एक मेरे पास बीटा है,
दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा बेटा? दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा मेरे बच्चों? बैक स्लाइड करवा देता हूं, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो। देखो नोट कर लो, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूं भाई क्लास का क्या सीन है। बिल्कुल सही बात है, बीटा इज मोर बेसिक, राइट। अब देखो भाई दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, आपको पता होगा कार्बोनिल हो या C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब यहां पर अटैक करता था तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे बेटा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो भाई यहां पर ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, C डबल बॉन्ड O O माइनस और H, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, आपको पता है कि एरोमेटाइजेशन करना है, तो ये लोन पर इधर चले जाएंगे, आप H प्लस हटा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। O माइनस C डबल बॉन्ड O O माइनस। अब मुझे बताइए इस H को कहां जाना चाहिए, इस H को कहां जाना चाहिए, जो यहां से निकलेगा ऑक्सीजन के पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास या इस वाले ऑक्सीजन के पास? देखो इस वाले ऑक्सीजन में तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रेजोनेंस हो रहा है बेटा, ये H इधर चला जाएगा ऊपर निकल के, मतलब एक जगह से H प्लस हटा फिर H प्लस लग भी जाएगा और वो मैंने यहां पर लगा दिया। बाद में आप एसिडिफिकेशन करोगे ही, H प्लस फिर से डालोगे एसिड से, तो आपके पास बन जाएगा OHCOOH, ये कंपाउंड बन गया जिसको हम क्या कहेंगे, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, बिल्कुल सही बात, सैलिसिलिक एसिड। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, इसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, अगर इसका नाम बात करोगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। वैसे तो प्रोडक्ट देखो जब रेजोनेंस होता है ना, तो ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पर जा सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरीके से मैंने ऑर्थो पे बना के दिखाया है, पर बन पैरा पे भी सकता है, ऐसा नहीं है कि पैरा पे नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि ये लोन पेयर आगे रेजोनेंस करेंगे तो यहां भी जा सकता है। ध्यान रखना है। नोट पॉइंट, अंडर जनरल कंडीशन जो से हमारे पास है, जो दे रखी है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी इज मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, बट if KOH is used in place of NaOH, then para hydroxy benzoic acid will be मेजर प्रोडक्ट। प्लीज एक बार नोट करिए बेटा, पैरा विल बी मोर, हाँ पैरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पैरा नहीं हो सकता।
मेटा नहीं बनता। आपको याद होगा जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा इस रूम के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। मेटा कभी नहीं जाता इधर, मेटा कभी नहीं जाता। ठीक है, अब देखो भाई आगे, ये नोट कर लिया तो भाई देखो एक बार नोटेड करो, नोटेड, ये पहले नोटेड करो भाई, पहले बताओ नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, फिर आपको याद दिलाऊंगा सारी चीजें। ये सारी चीज समझाने के लिए है, ये आपके समझाने के लिए थी इतनी सारी चीजें। सच बता रहा हूं, इतनी चीजें समझाने के लिए थी और कुछ नहीं था। इतना बड़ा लेक्चर इतना समझाने के लिए हुआ था। लेकिन अगर आउटपुट की बात करो ना, तो 5 मिनट का रिवीजन है, 5 मिनट का रिवीजन, 5 मिनट रिवीजन। क्वेश्चन नीट हो, बोर्ड हो, टेस्ट हो, यहां से बाहर आएगा नहीं, पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन यहां से आएगा, ध्यान रखना है। इस रिवीजन में आप बस मुझे इतना बता दो, अगर मेरे पास ये फिनोल है, ठीक है, मैं इस फिनोल की रिएक्शन करवा रहा हूं CH3COH एसिडिक मीडियम में, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन रहेगा ये बता दो, और भाई रिएक्शन का नाम बता दो, बस रिएक्शन नेम बता दो और कुछ नहीं यार, ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा भाई मैं, ठीक है। यही है हमारे पास फिनोल सेम, ये रिएक्शन कर रहा है भाई किसके साथ, CH3COCl के साथ, सॉल्वेंट है पिरिडीन, बस रिएक्शन का नाम, रिएक्शन नेम, ठीक है, और प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। CO2 NaOH पहला स्टेप, दूसरे स्टेप पे HCl, एसिड डाल दो कोई भी, 390 से लेकर 410 केल्विन तक, प्रोडक्ट बता दो और रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम, ठीक है। यहां पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या NaOH, जो आपका मन करे, NaOH ले लो भाई। मुझे इसमें रिएक्शन का नाम बता दो, रिएक्शन नेम, प्रोडक्ट बता दो, और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट का नाम बता दो, और ज्यादा कुछ नहीं है भाई। आपको इतनी बात भी याद रह गई जो इस पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। नेम रिएक्शन होती इसीलिए होती है कि उनको नाम से पहचान लो आप, ठीक है, उनको बस नेम से पहचान लो, भले ही ये रिएक्शन कितनी बड़ी हो, कितनी टफ हो, समझाई हो। अगर आपको इस बोर्ड पे लिखी हुई सारी बात समझ में आ गई या लिख दिया, तो आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता। पहली रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा, शॉर्टन बाउमन, बिल्कुल ठीक। दूसरी रिएक्शन का नाम क्या होगा, सेम यही, शॉर्टन बाउमन, ठीक है। और भाई आपको पता है कि यहां पर प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास क्या, OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, और प्लस H2O, सेम आप यहां पर करोगे, OC डबल बॉन्ड OCH3
HCl कर दोगे। ठीक है, इधर देखो बेटा, यहां पर हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड कहते हैं या इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे था, रीमर टीमर था इसका नाम, तो एक मिनट दो, रिएक्शन का नाम था रीमर टीमर। रीमर टीमर। इंटरमीडिएट था बेटा इसका डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। यहां पर बनता है सैलिसिलिक एसिड, COH ऐसे कह लो, और ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक, सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन का नेम क्या है भाई? कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। भाई क्लियर है कि नहीं, बताइए, क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ये सारी रिएक्शन क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब देखो भाई, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, एक रे, बस एक लास्ट, एक लास्ट, एक लास्ट। एसिड ले लो यहां पर, या एस्ट्रेसोफोर जो तुम्हारा मन करे। यहां पर एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन। बाकी भाई ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आया। ठीक है, और प्लीज कभी कभी कोई रिएक्शन अगर लंबी हो जाए ना, ठीक है, अगर आप कभी कभी कोई रिएक्शन लंबी हो जाए तो आप उसका आउटपुट सोचो। यू हैव अ स्मार्ट बॉय या स्मार्ट गर्ल, ठीक है, तो कभी इतने बड़े क्वेश्चन नीट में नहीं आते, पर किसी चीज को समझाने के लिए ही इतना बड़ा स्टेप लिया जाता है, ताकि आप लोग अगर आउटपुट भी समझ गए ना उस रिएक्शन का, उस रिएक्शन मैकेनिज्म का आउटपुट भी समझ गए, तो तुम्हारा कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, एक भी सिंगल नहीं। तो आप लोग इतने बड़े बड़े मैकेनिज्म को देख के डर रहे थे भाई, इसमें मैकेनिज्म का सिर्फ पढ़ाया इसलिए है क्योंकि नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट था कि चलो भाई कोई नेम है तो उसको डिटेल में पढ़ा दें। अगर आपको इस 5 मिनट के रिवीजन में भी सब कुछ याद आ गया ना, 5 मिनट के रिवीजन में भी सब कुछ याद रही बातें, एक क्वेश्चन बता देना जो तुमसे ना हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज को डीपीपी जो मिली है, डीपीपी नंबर 6 या 7 जो भी होगी, ठीक है, उसको करना, डीपीपी नंबर 6-7 को उसको करना, और फिर देखना तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बचेगा क्या। तो इसको चाहता तो मैं डायरेक्ट रटवा देता आपको, लेकिन रटवाना मेरे खून में नहीं है भाई। ठीक है, पहले पढ़ाऊंगा, आधों को पढ़ा के समझ में आएगा, आधों को रटवा के समझ में आएगा, वो एक अलग बात है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, सीरियसली ये बैच पढ़ा के मैं रात को नींद बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत प्यार, लव यू टू।